Hello everybody. Welcome to Sophia Vallabhnagar Kota's YouTube channel. Today we are going to listen to our eminent guest Dr. Darshan Gautam. Kota Orthopedic Society is celebrating Bone and Joint Week from 1st to 7th August 2021. So on behalf of the Sophian management, staff and students, I graciously welcome Dr. Darshan Gautam. He has his degree in MBBS, Ortho, DNB, FMB in Spine Surgery. He is the Director in Spine Services in Indian Spine and Bone Hospital, Kota. He is also serving as the Secretary in Kota Orthopedic Society. We look forward to Dr. Darshan Gautam's training session to adolescents and adult people for basic life support and knowledge to help the injured at accident sites. Through this virtual means, hoping that this demo session will be beneficial, fruitful and helpful to our dear students and parents. I invite Doctor to take over. हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर दर्शन गौतम, सचिव कोटा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी। आप डॉक्टर आरपी मीणा, अध्यक्ष कोटा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी। 1 से 7 अगस्त तक, फ्रॉम 1 to 7 अगस्त, हम बोन एंड जॉइंट वीक बनाते हैं। ये इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा मनाया जाने वाला एक सप्ताह है। इस बार इसका उद्देश्य बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक आम व्यक्ति कैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले बचाने का प्रयास कर पाए, इसको सिखाना इसका उद्देश्य है। डॉक्टर आरपी मीणा साहब इसके बारे में आपको बताएंगे। इंडिया के अंदर या विश्व के अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं 40 साल से पहले, वह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या ट्रॉमा की वजह से होती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने सोचा है कि हम इसको मृत्यु दर को कैसे कम करें। इसी संदर्भ में इस साल जो थीम है सेव सेल्फ सेव वन, इसको ध्यान रखते हुए खुद बचे दूसरे को बचाएं। इसी संदर्भ में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग का प्रोग्राम चालू किया है कि हम किस जन मानस को किस तरह से एजुकेट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को बचा सकें। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर कोई भी पर्सन जो वहाँ पे अवेलेबल है, वह रिश्तेदार हो सकता है, कोई अननोन पर्सन हो सकता है, वह जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है या जो मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं या पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उसको अंदर बेसिक जो कंसेप्ट हैं, किस तरह से हम एयरवे को मेंटेन करें, किस तरह से हम सर्कुलेशन को मेंटेन करें, किस तरह से हम ब्रीदिंग को करें ताकि लोगों की जान बच सके। जो गोल्डन आवर्स होते हैं, शुरुआत के फ्यू आवर्स होते हैं एक्सीडेंट के बाद में, ट्रॉमा के बाद में, यदि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं और इन प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट को, हम किसी की जान बचा सकते हैं। और मैं डॉक्टर दर्शन गौतम से आग्रह करता हूं कि आगे इसके बारे में डिटेल सबको समझाएं ताकि हम लोग किसी की जान बचा पाएँ। डॉक्टर दर्शन प्लीज़। थैंक यू सर। हम सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वल्लभनगर के भी आभारी हैं कि उन्होंने बेसिक लाइफ सपोर्ट को सीखने के लिए एक आग्रह किया और एक उनकी ये मंच उन्होंने हमें दिया, जिससे हम सब व्यक्तियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बता पाए। ये ऑल इंडिया लेवल पे टीम है जो पूरे देश में इन 7 दिन 1 से 7 अगस्त के बीच में इस कार्यक्रम को अलग अलग राज्य, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जिलों में संपादित कर रही है। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। हम किसी को बचा सकते हैं, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद स्वस्थ हैं।
हमें शांत रहना चाहिए, मुश्किल क्षणों में इंटेलिजेंटली क्विकली काम करना चाहिए। तो हम खुद कैसे फिट रहें, इसलिए इस बेसिक लाइफ सपोर्ट की शुरुआत हमने सेव सेल्फ, खुद को स्वस्थ रखने से करी है। रेगुलर एक्सरसाइजेस ये आपको वो शक्ति देंगी जिससे आप किसी की जान बचा पाओ। आउटडोर गेम्स, स्पेशली टीम वर्क, टीम गेम्स, ये हमें मुश्किल समय में उचित निर्णय लेने की आदत, एक हैबिट डेवलप करवा देती है। सनलाइट हम सब जानते हैं कि विटामिन डी से हमें मिलता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट एट द सेम टाइम खुला वातावरण और सूर्य की किरणें डिप्रेशन से भी बचाती है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सभी उचित मात्रा में होने चाहिए। ये वैसे तो बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन ये सभी हमारे दुश्मन हैं। सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, फास्ट फूड, इससे बचें। ऑन रोड जब हम हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उस समय हम किसी एक्सीडेंट से खुद कैसे बचें या हम एक्सीडेंट न करें, इसके लिए पहली जरूरी चीज, वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। ओवर स्पीड नहीं, सामने से व्हीकल आ रहा है, हमें उससे स्पीड मैच नहीं करनी है, स्पीड हमें मिस मैच करनी है। और इसके लिए एक्सीलरेटर नहीं, ब्रेक यूज करें। ब्रेक यूज करेंगे तो वो भी बचेगा और हम भी बचेंगे। जब भी हम ड्राइव करते हैं और हमें लगता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है और हमें लेन चेंज करनी है, प्लीज अचानक लेन चेंज नहीं करें, ब्रेक लगाएं। जो रियर व्यू कैमरा है, रियर व्यू मिरर है, उससे देखें पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, तो ही लेन चेंज करें। अब हम एक सड़क से गुजर रहे हैं, वहां एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त रखा हुआ है, हमें उसको देख के लगता है कि हाँ, जान बचानी चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसी समय हमारे मन में ये भी बात आती है कि मैं तो बहुत जरूरी काम से घर से निकला हुआ हूँ, वेरी बिजी, रुकूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। चलो रुक भी गए, पुलिस आएगी, वो परेशान करेगी, और हमने 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लिया है, एम्बुलेंस आ जाएगी, ले जाएगी, क्यों रुके रहे, अपने जरूरी काम पे आगे बढ़े। ये थॉट हमें हमेशा आएगी जब भी हम सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखेंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे समझें, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से 199 कंट्रीज की लिस्ट में हमारा देश रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और उससे होने वाली मौतों में नंबर 1 पे आता है। ये खुशी की बात नहीं है। अगर आप और हम मिलके कोशिश करेंगे तो ही हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जो व्यक्ति वहां पे दुर्घटनाग्रस्त है वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई अनजान भी हो सकता है, लेकिन वो अनजान भी किसी घर का सदस्य तो है, इसलिए उसकी जान बचना भी जरूरी है। गवर्नमेंट ने पुलिस अमेंडमेंट जो एक्ट है उसमें संशोधन, अमेंडमेंट एक कर दिया है, जिसके तहत अब पुलिस जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेके आता है उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, वो व्यक्ति को वहां पहुंचा के अपने घर वापस जा सकता है। बायोलॉजिकल डेथ एंड एक्चुअल डेथ, इसका क्या मतलब है? बायोलॉजिकल डेथ मींस हमारा ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। एक्चुअल डेथ जो हम सब जानते हैं कि हार्ट नहीं धड़क रहा, अगर 5 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल में डॉक्टर और पूरी टीम, हेल्थ केयर पर्सनल अपनी पूरी जान लगा के उसके हृदय को, हार्ट को तो वापस रिवाइव कर सकते हैं, धड़का सकते हैं, लेकिन अगर उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा तो वो खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए फिर से पहले जैसा उपयोगी सदस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए एम्बुलेंस को कॉल करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो रही। जब तक एम्बुलेंस और हेल्थ केयर पर्सनल पहुंचेंगे तब तक उसको जीवित रखना भी हमारी जिम्मेदारी। ये नॉर्मल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसमें बीच सड़क में महिला लेटी हुई है, आप अपने गाड़ी से 2 व्हीलर 4 व्हीलर से वहां पहुंचे, आपने देखा कि बीच सड़क में एक लेडी लेटी हुई है, क्या करें?
6 पॉइंट्स, 6 चीजें याद रखें। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले सेफ एनवायरनमेंट। अगर आप मिड ऑफ रोड में उसको बचाने की कोशिश करोगे तो अगली गाड़ी आपको भी एक इंजर्ड बना देगी। तो सबसे पहले सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि हम उस व्यक्ति को उसके शोल्डर से पकड़ के उससे पूछेंगे रेस्पॉन्स, सर आपका नाम क्या है, आंखें खोलिए प्लीज। तो पहली चीज सेफ एनवायरनमेंट, सेकेंड रेस्पॉन्स, थर्ड हेल्प के लिए चिल्लाओ, आसपास के लोगों को बुलाओ, साथ में 100 और 108 पे भी कॉल करो। अब हमको उस व्यक्ति में 3 चीजें देखनी है। पहला, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, सेकंड उसके पल्स, हार्ट रेट, धड़कन है कि नहीं, थर्ड उसके मुंह में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं फंसा हुआ जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत है। अब ये 6 चीजें अगर आपने समझ ली तो इसके आगे अब क्या करना है ये क्लियर होगा। तो पहले ये 6 चीजें एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। पहला, मेक श्योर दैट द एरिया इज सेफ, जगह सुरक्षित है कि नहीं, उसको रोड की साइड में लाइए। सेकंड, उसके शोल्डर्स को झकझोर के उससे पूछें व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, प्लीज आंखें खोलें, वो रेस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा, रेस्पॉन्स। थर्ड, हेल्प में नियर बाय लोगों को भी बुलाना है, 100 और 108 पर भी कॉल करना है। फोर्थ, ये हमारी गर्दन को देखोगे तो गर्दन के मध्य में आपको एक हड्डी फील होगी, इसको हम जनरल लैंग्वेज में एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो उभरा हुआ होता है। इसके जस्ट साइड में जाएंगे और सिर्फ 10 सेकंड के लिए उंगली को रखें तो यू विल फील कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन, कैरोटिड धमनी की धड़कन आपको महसूस हो जाएगी। ध्यान रखें 10 सेकंड महसूस करना है। 10 सेकंड से ज्यादा जोर से दबाते रहोगे तो आप अपनी उंगली की पल्सेशन को भी कंफ्यूज कर सकते हो। तो विदिन 10 सेकंड्स यू विल बी एबल टू फील कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन। इस तरीके से आपको सड़क पे व्यक्ति की पल्सेशन को फील करना है। सेकंड, ब्रीदिंग के लिए हम उसकी छाती या पेट को ऊंचा नीचा होता देख सकते हैं, हमको उसकी सांस की आवाज महसूस हो सकती है, और कुछ नहीं तो हमारी उंगली हमने नाक के पास लेके गए तो अगर वो सांस छोड़ेगा तो वो हमें उंगली पे फील होगी। तो ये 3 चीजों से ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं ये पता लग जाएगा। ज्यादातर लोगों के मुंह में कोई डेंटल कैप या बुजुर्ग व्यक्ति है तो पूरा डेंचर नकली हो सकता है, तो वो भी दुर्घटना में टूट के गर्दन में ही फंसा रहता है, तो उसको भी 2 उंगली से तुरंत बाहर निकाल दो वरना वो श्वास को रोक देगा। ये 6 चीजें अगर आपने समझ ली तो आप पेशेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। एक जो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो रेस्पॉन्ड भी कर रहा है, वो ब्रीथ भी कर रहा है और वो हार्ट रेट भी फील हो रही है, तो कुछ नहीं, उसको एक हमने करवट दिला दी और आराम से एम्बुलेंस आने का इंतजार किया। दूसरी वो जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब जो पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे उसमें भी अगेन हमें 2 तरीके के पेशेंट मिलेंगे। पहला कि रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा लेकिन उसकी ब्रीदिंग, उसके छाती हमें ऊंची नीची होती दिख रही है और हमें उसकी पल्सेशन फील हो रही है, तो ऐसे मरीज को भी हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिकवरी पोजीशन में करें। रिकवरी पोजीशन शब्द बड़ा आसान शब्द, करवट से लेटा दो। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सांस ले रहा है, धड़कन है लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अगर उसको उल्टी आई तो वो जो उल्टी है, वॉमिट है, वो बाहर निकलने की जगह वो एयर पाइप में ले सकता है, और इसके लिए साइड लाइन पोजीशन होनी चाहिए ताकि वो वॉमिट करे तो वो मुंह से सीधे बाहर निकल जाए। और रिकवरी पोजीशन में हर 2 से 3 मिनट में इंजर्ड व्यक्ति, घायल व्यक्ति की पल्स और उसकी ब्रीदिंग को देखते रहें और जब एम्बुलेंस आए उसका वेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट वो पेशेंट जो नहीं तो रेस्पॉन्ड कर रहा और ना उसकी ब्रीदिंग है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य बात शुरू होती है, वो है CPR। इसकी फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स कार्डियो का अर्थ हृदय, हार्ट। पल्मोनरी मीन्स पल्मोनरी का अर्थ फेफड़े। रिससिटेशन मीन्स पुनर्जीवित। वो सांस नहीं ले रहा,
वो हृदय हार्ट नहीं धड़क रहा, तो हमको उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी है। सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी सीपीआर को करने के लिए। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन मीन्स चेस्ट कंप्रेशन। हार्ट काम नहीं कर रहा तो हमको ये मध्य की हड्डी, इसको स्टर्नम बोलते हैं, इस स्टर्नम इसके जो ये मध्य वाला लोअर वाला पार्ट है, इस पर हमको पुश करना होता है। पुश करने की तकनीक क्या है? ये मेरा हाथ स्ट्रेट रहेगा, ये क्लिंच ऐसे मैं पकड़ूंगा, ध्यान से देखें, मेरी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक यूनिट में है। अब अगर व्यक्ति जमीन पर लेटा है तो नीलिंग पोजीशन, घुटने के बल होके मुझे ऐसे उसको पुश करना है। पुश करते समय की स्थिति को देखें, एल्बो और शोल्डर मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं स्पाइन से मूवमेंट ले रहा हूँ। स्पाइन से मूवमेंट लेंगे तो आप कम फोर्स में ज्यादा टॉर्क दे पाएंगे। अगर हम इस डमी में इसको करने की कोशिश करें तो एक हाथ फ्लैट, जिसकी पाम फोर्स लगाएगी, दूसरे हाथ से इसको पकड़ा और मैं बैक से मूवमेंट ले रहा हूं। अब एक वॉलेंटियर भी डेमोन्स्ट्रेट करके आपको ये दिखा देंगे। इस तरीके से हाथ को रखना है, हाथ को स्टर्नम बीच की हड्डी के लोअर एंड पे रखना है और बैक से मूवमेंट करके इसको प्रेस करना है। यह है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन में 1 to 2 इंच कंप्रेशन होना चाहिए और हमारी स्पीड 100 पर मिनट पे होनी चाहिए। थैंक यू। इक्वल कंप्रेशन, हर बार बराबर दबाव लगे। हेड टिल्ट, सिर को ऐसे टिल्ट करें इस तरीके से। सेकंड, चिन को ऊपर करें। हेड टिल्ट और चिन टिल्ट, इससे एयर पाइप खुल जाता है। हेड को बैक करने से, चिन को टिल्ट करने से अगर वो व्यक्ति सांस लेना शुरू कर दे तो अब हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है। पर हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करने पर भी उसकी ब्रीदिंग शुरू नहीं हो रही है तो फिर हमें चेक करना है कि मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं। तो 2 फिंगर से मुंह में कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको निकालें। और वो ऑब्स्टेकल निकालने के बाद भी अगर वो ब्रीद नहीं कर रहा है तो जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है उसको हम बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग। अभी हमने जो चेस्ट कंप्रेशन किया था वो सर्कुलेशन को रिवाइव करने के लिए था। ब्रीदिंग भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है तो हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। रेस्क्यू ब्रीदिंग के लिए सबसे कॉमन जो हम जानते हैं वो तो है माउथ टू माउथ, लेकिन अगर हम मुंह से सांस दे रहे हैं तो नाक से निकल सकती। तो जब हम उसको सांस देंगे तो एक हाथ से हमको चिन को ऊपर करना है। ये डमी जो है इसके चिन को हम लिफ्ट करेंगे। अगर हमें माउथ टू माउथ में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो हम कोई भी हमारा हैंकी काम में ले सकते हैं। पेशेंट के माउथ बहुत पर पतला होना चाहिए ताकि हमारी सांस उसमें जा पाए और इस हैंकी को हम पेशेंट के माउथ पे रख के फिर माउथ टू माउथ टच करके उसको ब्रीथ दे सकते हैं। लेकिन रिमेंबर वो बहुत कपड़ा हल्का होना चाहिए ताकि हमारी सांस जा पाए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और कोई छोटा पाइप मिल जाए तो आप एक छोटा पाइप भी पेशेंट के इंजर के मुंह में रख के और मुंह के दूसरे सिरे से आप उसको ब्रीदिंग दे सकते हो। जब भी कोई काम करें एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वन शुड बी काम, शांत रहें। आप जब उसको ब्रीदिंग देंगे तो सबसे पहले खुद एक डीप ब्रीथ लो, फिर उसके बाद पेशेंट की नोज को बंद करो, चिन को लिफ्ट करो और फिर उसके मुंह में
ऐसे एक बार अपनी सांस छोड़ दो। सेम टाइम आप उसकी छाती को ऊपर उठता देखोगे, और जब वो छाती वापस नीचे आएगी, इस बीच में आप वापस सांस ले लो, और जब उसकी छाती वापस पूरी नीचे आ जाए तब आपको सेकंड बार रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 सेकंड ले सकते हैं एक ब्रीथ देने में, देयर इज नो हरी। अब कई बार डिफिकल्ट सिनेरियो मिल सकता है कि माउथ तो बैडली इंजर्ड है, ब्लीडिंग हो रही है, दांत भी समझ में नहीं आ रहे, तो क्या करें? तो फिर हमें माउथ टू नोज ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। बट अगेन, जब हम नाक में सांस छोड़ रहे हैं तो पेशेंट का मुंह किसी चीज से बंद करना पड़ेगा, ताकि जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो फेफड़ों लंग्स तक पहुंचे, मुंह से बाहर नहीं निकल जाए। तो ये माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट। ये सिंक्रोनाइजेशन, चेस्ट कंप्रेशन भी करना है, ब्रीदिंग भी देनी है, तो देयर इज अ रेशियो 30:2। 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है, 2 बार ब्रीदिंग देनी है। इसके लिए 2 लोग मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक व्यक्ति दोनों काम करेगा तो जल्दी थकेगा। और 2 व्यक्तियों में दूसरी सुविधा ये मिलेगी कि जो रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहा है वो सेकेंड साइकिल में चेस्ट कंप्रेशन में आ जाएगा, और चेस्ट कंप्रेशन वाला रेस्क्यू ब्रीदिंग में आ जाएगा, तो वो थकेंगे नहीं। कम से कम 5 साइकिल देने, 50 साइकिल्स, एंड 1 साइकिल, एक साइकिल 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग का होगा। 5 साइकिल के बगैर हमें नहीं रुकना है। 5 साइकिल से पहले हमें पल्स भी चेक नहीं करनी है। अगर एम्बुलेंस और हेल्थ केयर पर्सन आ गए हैं तो जो व्यक्ति चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है उसको नहीं रुकना है। जो व्यक्ति रेस्क्यू ब्रीदिंग देगा वो उस टीम को बोलेगा कि भैया अभी हम 3rd साइकिल पे हैं, 2 साइकिल बाकी है, और 5 साइकिल देने पर ही एम्बुलेंस टीम पेशेंट को लेगी। 5 साइकिल एसेंशियल है। 5 साइकिल से पहले थकना भी नहीं है, और 5 साइकिल में अगर 2 लोग हैं तो वो चेंज कर करके 5 साइकिल करें। एक साइकिल में 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग होगी। कब रुक जाना है? जब टीम आ गई, हमारे 5 साइकिल्स हो गए हैं, हम बहुत थक गए हैं तो किसी को बुला के करवाना पड़ेगा, या हमने जब पहला 5 साइकिल का पूरा किया और पेशेंट की पल्स आ गई है तो ठीक है, हम रुक सकते हैं। अब पेशेंट की पल्स आ गई है लेकिन वो सांस नहीं ले रहा है, तो एक आदमी पल्स को फील करता रहेगा और दूसरा आदमी हर 30 पल्स के बाद 2 बार सांस देता रहेगा। तो दोनों अलग चीजें, सर्कुलेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। सर्कुलेशन और ब्रीदिंग दोनों ही रिवाइव हो गई है तो अपन आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। सर्कुलेशन रिवाइव हो गया है तो ब्रीदिंग बंद नहीं करना है, वो करते रहना है। और टीम आ गई है तो 5 साइकिल्स पूरे होने पर पेशेंट उनको हैंड ओवर कर देना है। तो ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। कुछ और चीजें भी हमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति में मिलेगी कि कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो हम कपड़े से बांध दें, कोई हड्डी टूट गई है तो पास से कहीं भी पेड़ की लकड़ी तोड़ी, उसको कपड़े से पैर पे बांध दिया। जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, हमारी टिबिया पैर की हड्डी, फीमर जांघ की हड्डी, हमारी पेल्विस ये श्रोणी, ये जब भी टूटती हैं तो 1 से 1.5 लीटर खून बहता है, और इनके अंदर से जो वसा के कण हैं वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं। अगर इनको स्प्लिंटेज नहीं किया तो पेशेंट फैट एम्बोलिज्म, वसा के रुधिर में मिक्स होने की वजह से उसकी श्वास चली जाएगी। इसलिए लॉन्ग बोन्स को किसी भी लकड़ी से स्प्लिंट करना जरूरी है। दूसरी चैलेंज जो हम अक्सर देखते हैं दैट इज फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि स्कूल्स में बड़ा कॉमन देखने को मिलता है, घर पे देखने को मिलता है। बच्चे ने कोई शार्पनर ले लिया, कोई इरेजर ले लिया, कोई भी चीज, खिलौना ही छोटा वो गले में अटका लेते हैं। तो ऐसे बच्चे में 2 स्टेज में मिलेंगे। एक तो ये कि वो बोल पा रहे हैं, बोलेंगे कि मम्मी कुछ अटक गया, और एक जो बोलेगा नहीं, चॉकिंग फेज में मिलेगा, सांस भी नहीं ले पा रहा। तो जो माइल्ड फॉर्म में मिल रहा है उसके लिए हमें व्यक्ति को आगे झुका के उसकी पीठ पे जोर से थपथपा देना है। उसको आगे बेंड किया और उसकी पीठ पे जोर से थपथपा दिया और उसको बोला कि कफ आओ, खांसो, निकालते चले जाओ, तो वो निकाल देगा। और अगर वो कफ आउट नहीं कर पा रहा है तो फिर हमको उस व्यक्ति को पीछे से पकड़ना पड़ेगा। पीछे से पकड़ने के लिए
जैसे हमने इनको प्रॉब्लम है तो यहाँ से ये फेफड़े हैं, ये पेट है, तो पेट वाली जगह से पकड़ा, जोर से दबाएंगे और डायफ्राम को ऊपर पुश करेंगे और पेशेंट को एक बार में जोरदार थ्रस्ट देंगे, ऐसे पूरी ताकत से। तो जितना हम ताकत से उसको ऊपर उठा के थ्रस्ट देंगे उतना उसके अंदर जो भी चीजें वो बाहर निकलेगी। आपको आपकी पूरी ताकत लगानी है, ताकत में कमी नहीं रखनी। समझिए, कुछ भी करें, कैसी भी परिस्थिति, किसी की मदद कर रहे हो या खुद की ही मदद करनी है, सबसे पहले शांत। किसी भी व्यक्ति जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चाहे वो मिर्गी के दौरे की वजह से हो या किसी भी दुर्घटना की वजह से, प्लीज़ उसको कुछ खाने पीने के लिए मुंह में पानी ऐसा कुछ नहीं करें, वरना वो चीज़ को वो एयर पाइप ले लेगा। तो शांत रहना है, क्या नहीं करना है ये जानना इम्पोर्टेंट है, पानी वगैरह नहीं देना है। ये अब तक जो आपको समझाया उसकी समझी कि जब भी हम मिड ऑफ रोड में किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त देखते हैं तो 6 चीज़ें। सेफ एनवायरनमेंट, रोड के बीच से साइड में लाओ। सेकंड, उसको झकझोर के पूछो, भैया नाम क्या है, बहना आपका नाम क्या है, आँख खोलें। थर्ड चीज, हेल्प के लिए आसपास के लोगों को बुलाएं। भीड़ नहीं करनी है कि स्वच्छ हवा ही आनी बंद हो जाए, बुलाना है हेल्प के लिए, तमाशे के लिए नहीं। 100 108 उस पर कॉल करें, 100 पुलिस, 108 एम्बुलेंस। आप अगर पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो तो भीड़ का कोई व्यक्ति ये कॉल करेगा। ब्रीदिंग, उसकी सांस देखो, सर्कुलेशन, उसकी पल्स देखो, माउथ क्लीनिंग, मुंह में कुछ पड़ा हुआ है तो उसको निकालो। इस बेसिस पर पेशेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। एक जो रेस्पॉन्ड भी कर रहा है, ब्रीथ भी कर रहा है, पल्स भी है, उसको करवट दिला दो। जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा पर ब्रीथ है, दिल भी धड़क रहा है, उसको भी साइड लाइन करवट दिला दो। जो रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, ब्रीथ भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, हाँ, इसमें अब हमें CPR करना पड़ेगा। CPR के अंदर हमें कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन भी करना है और रेस्क्यू ब्रीदिंग, सांस भी देनी है, जिसमें 30:2 30 और 2 का रेशियो बनाना है। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग, और ऐसे कम से कम 5 साइकिल करने हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब डॉक्टर RP मीणा सर आपको ये बताएंगे कि क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो समझ लिया, लेकिन क्या नहीं करना है, क्योंकि जो चीज हम जल्दबाजी में कर दें और वो नुकसान कर बैठेगी, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू डॉक्टर दर्शन, बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने समझाया है। और क्या नहीं करना है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जैसे गंभीर मरीज को आप, गंभीर व्यक्ति को आप देखें तो उसको पानी नहीं पिलाएं। अधिकतर धारणा होती है कि उसके मुंह में पानी डाल दो, पानी पिलाओ, तो ऐसा नहीं करना है। ये उस समय के लिए भी और बाद के लिए भी खतरनाक होता है। उस समय के लिए तो इसलिए है कि पेशेंट बेहोश है, होश नहीं है, तो जैसे कोई उल्टी वगैरह आती है तो सांस की नली में जा सकती है, डॉक्टर दर्शन ने बताया। उसके बाद भी यदि पेशेंट अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ के मैनेजमेंट में फर्क पड़ता है उसका। दूसरा है कि पेशेंट या जो विक्टिम है वहाँ पे यदि दबा हुआ है तो उसको खींचे नहीं, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट हैं जो भी पड़ा हुआ है तो उसको साइड उठा करके उधर रखें। कोई भी मरीज को बेंड होने से, ट्विस्ट होने से बचाएं कि आपके और आगे ज़्यादा इंजरी नहीं हो सकती है। कोई भी यदि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी होती है, स्पाइन के अंदर या लिम्ब के अंदर इंजरी होती है, तो उसको मोड़ने से बचाएं। उसको जैसा जैसा स्ट्रेट है कोशिश करें मरीज को कि हार्ड कोच पे उसको लेटाएं और बेंड होने से बचाएं, ट्विस्टिंग से बचाएं। मतलब कहीं पेशेंट को दबा हुआ है तो उसको पुल नहीं करें, खींचे नहीं उसको, उसके चोट जो है और गंभीर हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड और डैमेज हो सकता है, लिम्ब की जो इंजरी और सीवियर हो सकती है। इस तरह से हम लोग को सावधानी बरते हैं। तो डर जो है खुद का भगाना चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है, तो पहले खुद का डर हटाएं, दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उनका डर भगाएं और
हिम्मत करके आगे बढ़ें। मैं कोटा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की तरफ से सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभ नगर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसमें आपने सहयोग किया। और एक जो मैसेज है बेसिक लाइफ सपोर्ट का जो ट्रेनिंग दिए ऑनलाइन, उसका ये है कि 3 भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि बेसिक लाइफ सपोर्ट से हम किसी की लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक भी प्रिजर्व, दूसरा आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा डैमेज नहीं हो इसलिए इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्दर डैमेज नहीं हो। तीसरा, उसकी जो रिकवरी है उसको प्रमोट कर सकते हो। तो 3 भी इम्पोर्टेंट है बेसिक लाइफ सपोर्ट में, प्रिजर्व द लाइफ, प्रिवेंट द फर्दर डैमेज एंड प्रमोट द रैपिड रिकवरी। इसी के साथ मैं पूरी टीम को कोटा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Darshan Gautam. On behalf of our school management, staff and students, I take this opportunity to extend my gratitude for your informative and valuable safety measures to be followed at the time of any emergency or crisis. I also wish to express my gratitude to our principal, Sister Lavina, for being instrumental and supportive for making this program successful.